नमस्कार दर्शकों, मैं ललित एज ए सेल्स कोऑर्डिनेटर और आज हम बात करने जा रहे हैं धोलेरा पर। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैं हर एक वीक में 15 से 20 लोगों की विजिट करवाता हूँ और उस विजिट में बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनका लीगल क्वेश्चन आता है और उसी लीगल क्वेश्चन के लिए आज हमारे साथ में जुड़े हैं लीगल सलाहकार जो जतिन जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जतिन जी, आप कुछ बताइए अपने बारे में। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं 2015 से अब तक मैं 10 साल की इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और आपकी कंपनी के साथ मैं 3 साल से जुड़ा हूँ। इसके लिए आपका धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आप बता रहे हो आप 10 से 15 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, तो आप धोलेरा में कितना टाइम हो गया काम करते? मुझे धोलेरा में काम किए हुए 4 साल हो गए। ओके, तो सर आपके पास में भी ऐसे बहुत से क्लाइंट आते होंगे जिसको आप सेल डीड और रजिस्ट्री प्रोवाइड करते हो सक्सेसफुली, तो उनके भी कुछ क्वेश्चन आते होंगे आपके पास में? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो उनको समझना चाहिए, इसलिए आपने ये कार्यक्रम आज किया है, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। तो सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास में क्लाइंट बहुत आते तो हैं, पर बहुत से क्लाइंट का डाउट होता है कि जैसे 7/12 क्या हो गया, एनए क्या हो गया, टाइटल क्लियर क्या हो गया, प्लान पास क्या हो गया, तो आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? सही बात, सही आपने क्वेश्चन किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। पहले तो हम 7/12 के बारे में दर्शक मित्रों को बताना चाहते हैं कि 7 और 12 दो अलग चीज है। जो 7 है वो फॉर्म नंबर 7 बोलते हैं और 12 फॉर्म नंबर 12 बोलते हैं। 7 जो फॉर्म है वो किस लिए होता है, तो 7 में जो जमीन का मालिक कौन है, उसका क्षेत्रफल क्या है, जमीन जूनी शरत की है या नई शरत की है, वो आता है। और 12 में जो फॉर्म नंबर 12 है उसमें कितने मालिक है वो आता है और उसमें कौन सी फसल है क्या है वो आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7/12 जो होता है वो एग्रीकल्चर जमीन के लिए होता है। और सर ये एनए, इसके बारे में भी बताइए। के बाद 7/12 के बाद वो जमीन डेवलपर लेके एनए करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर उसको हम एनए बोलते हैं। क्योंकि गुजरात में क्या है कि एग्रीकल्चर जमीन पे हम कोई निर्माण करने जाएंगे तो वो अवैध माना जाएगा, तो वो सरकार उसको गिरा सकती है, इसलिए कंपलसरी उसको एनए करना पड़ता है, नॉन एग्रीकल्चर। एनए भी कई प्रकार के होते हैं, रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज होता है, मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, तो एनए भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ही जमीन एनए हुई तो 7/12 बंद हो जाता है, वो हो जाता है प्रॉपर्टी कार्ड। तो हम जैसे एनए हुई, ठीक है, कोई डेवलपर ने जमीन खेडूत से यानी फार्मर से ली, उसको एनए किया, तो कई लोग उसको एनी रोड यानी कि 7/12 का जो हमको देखना है वो सरकार ने एनी रोड करके एक साइट है, वो आप गूगल में डालोगे तो एनी रोड हो जाएगा। तो अगर आप 7/12 ढूंढना चाहते हैं धोलेरा में तो आपको एनी रोड पे जाना है, फिर वहां पे अहमदाबाद धोलेरा, फिर अपना गांव का नाम और सर्वे नंबर डालना रहता है, ठीक है। और जब भी वो एनए हो जाती है तो ई मिलकत वो सिटी सर्वे में आते हैं, तो वो वहां से आपको प्रॉपर्टी कार्ड की डिटेल मिलेगी सर। उसके बाद जैसे डेवलपर ने एनए किया उसके बाद वो पान प्लास करवाएगा। वो पान प्लास होता क्या है कि जैसे कि कोई डेवलपर ने कोई बड़ा सा प्लॉट लिया, उसके छोटे छोटे सब प्लॉट करेगा। जैसे कि एक बड़ा प्लॉट है, उसमें 20 प्लॉट, 30 प्लॉट, 40 प्लॉट, 50 प्लॉट, जैसे भी डेवलपर चाहता है उसके हिसाब से वो प्लॉट करेगा। देखिए, आपने प्लान पास की बात करी है, तो अगर कोई क्लाइंट प्लॉट लेता है और उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, अगर उसको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है तो वहाँ पर उसको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हाँ, ये सही क्वेश्चन आपने पूछा है कि जैसे ही आपने रजिस्ट्री कर दी और उसके तुरंत बाद आप कंस्ट्रक्शन निर्माण कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी आपको लोकल अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। तो जतिन जी, जैसा कि आप एनओसी के बारे में बता रहे हो, तो अगर प्लान पास क्लियर होने के बाद भी क्लाइंट को कंस्ट्रक्शन के लिए एनओसी क्यों लेनी की परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है? हाँ, उसके लिए जो प्लान में जो
डेवलपर ने जो प्लान किया है उसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन चालू करने के पहले आपको लोकल अथॉरिटी के पास से रजा चिट्ठी लेनी पड़ती है। रजा चिट्ठी का मतलब वो है कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। वो रजा चिट्ठी की वैलिडिटी रहती है कि एक बार आपने वो रजा चिट्ठी ली, एनओसी ली, तो वो 3 साल तक रहती है। और अगर आपने एक बार एनओसी लिया, रजा चिट्ठी लिया और 3 साल तक आपने निर्माण कार्य चालू नहीं किया तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। मतलब इसका भी टाइम पीरियड होता है। हाँ, टाइम पीरियड होता है। 3 साल के बाद फिर से वो रजा चिट्ठी और एनओसी लेनी पड़ती है। और सर क्वेश्चन की बात करें तो क्लाइंट के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जैसे टाइटल क्लियर क्या होता है? हाँ, टाइटल क्लियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो एडवोकेट है वो जिस जमीन है या प्लॉट है और जो निर्माण कार्य वहां होने वाला है उसकी 30 साल तक, उससे पहले कहीं कहीं एडवोकेट जो है वो 50 साल तक, यानी कि 1950 से अब तक की पूरी डिटेल जो चैन होती है उसका वहां पे जो बोझा यानी कि ईसी सर्टिफिकेट, यानी कि वहाँ पे कोई बैंक का या कोई पर्सनल व्यक्ति का लोन है वो चेक करता है। और किसी का हित तो नहीं रहता है वहाँ पे वो ज़मीन का, वो सब चेक करके वो टाइटल देता है। वो टाइटल देने के बाद अगर वो क्लियर होता है तो वो ज़मीन आप ले सकते हो या वो प्लॉट ले सकते हो। ये टाइटल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हम उसको बोल सकते हैं। तो जतिन जी, आपने आज लीगल डॉक्यूमेंट के क्वेश्चन के आज बहुत सारे डाउट क्लियर किए हैं। तो जैसे कि आज कोई प्लॉट ले लेता है और उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तो उसके बाद में उसका सब खत्म हो गया या कुछ और प्रोसेस रहता है? नहीं, अगर आपने रजिस्ट्री की तो आपका वहाँ से काम खत्म नहीं होता है। आपको एक म्यूटेशन एंट्री करनी पड़ती है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि आपने रजिस्ट्री किया है तो वो प्लॉट तो आपका हो गया है, पर सरकारी कागज पे आपका नाम अभी तक आया नहीं है। वो डेवलपर का रहेगा या जहाँ से आपने खरीदी की वो व्यक्ति का रहेगा। वो आपको म्यूटेशन करवाना पड़ता है। म्यूटेशन का जैसे रजिस्ट्री हो जाती है तो एक सिंपल फॉर्म होता है, वो भर के आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। म्यूटेशन का भी एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे हमने म्यूटेशन के लिए कहीं भी प्लॉट लिया है तो वो सिटी सर्वे में आएगा। सिटी सर्वे में हमने जैसे म्यूटेशन के लिए फॉर्म डाला है तो पहले वहाँ पे कच्ची एंट्री पड़ती है। वो कच्ची एंट्री 45 डे के लिए ओपन रहती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पे वो अपना तकरार यानी कि अपना ऑब्जेक्शन डाल सकता है। अगर 45 डे के अंदर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो हमारी पक्की एंट्री हो जाती है, यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड में हमारा नाम आ जाता है। जैसे ही हमारा नाम प्रॉपर्टी कार्ड में आ गया तब आपकी जो प्लॉट है वो सरकारी कागजों पे और वहाँ पे फिजिकल भी आपका हो गया है। तो जतिन जी, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। आज हमने जो धुलेरा पर चर्चा करी है तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को आज देश विदेश में सब जानते हैं, जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर उनके मन में किसी ना किसी प्रकार का डर या डाउट रहता है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसी कंपनी या डेवलपर से जुड़े। तो उनको क्या क्लेरिफाई करना चाहिए अगर वो किसी कंपनी से जुड़ते हैं या इन्वेस्ट करते हैं? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। हाँ, पहले तो आपको कोई अच्छे से डेवलपर को, जो ट्रस्टेड डेवलपर हो, उससे कांटेक्ट कीजिए। उससे कांटेक्ट के बाद आप पहले जो प्लॉट लेना चाहते हो उसका डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉपर्टी कार्ड चेक करना है, पान प्लास चेक करना है, टाइटल चेक करना है। उसके बाद आप फिजिकली वो जो प्लॉट आप खरीदने चाह रहे हो वहां पे आप फिजिकली एक बार विजिट कीजिए। वहां पे आप देखिए, फिर रिसर्च करिए, उसके बाद ही आप वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। और धुलेरा अभी अपनी पीक पे है, तो आप, मेरा एक ही सबसे निवेदन है कि अच्छे डेवलपर के पास ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। तो जतिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे जो सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर किए। तो आज आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहोगे?
मैं दर्शक मित्रों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वो डॉक्यूमेंट एक बार वेरीफाई कीजिए, खुद से वेरीफाई कीजिए। अगर आपको कोई पता ना चले तो आपके लीगल कंसल्टेंट से आप वेरीफाई करवाइए। तो आज हमारा वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था, क्योंकि आए दिन हम क्लाइंट की विजिट करवाते हैं और उनके मन में किसी न किसी प्रकार की क्वेरी और क्वेश्चन रहता है, तो वो ही क्लियर करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का डाउट और क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी आरवी फाल्कन से जुड़ें।